जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक आम नागरिक है, मान लीजिए एक मजदूर, जो अदालत के दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है। वो जज के सामने भारत के संविधान की एक कॉपी रखता है और कहता है, माय लॉर्ड, मुझे काम करने का अधिकार चाहिए। ये देखिए, आर्टिकल 41 में साफ साफ लिखा है कि राज्य काम पाने के अधिकार को सुनिश्चित करेगा। सरकार मुझे रोजगार नहीं दे रही है, तो आप उन्हें आदेश दीजिए। अच्छा, और अदालत का क्या रिएक्शन होता है इस पे? जज उस नागरिक की बात सुनते हैं, थोड़ा सर हिलाते हैं और कहते हैं कि देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये संविधान में ही लिखा है, लेकिन यहाँ एक लीगल पेंच है। ये हिस्सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी के अंडर आता है। ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब जज ने हाथ खड़े कर दिए। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इसलिए दुर्भाग्य से मैं सरकार को इसके लिए कोई भी सीधा आदेश या ऑर्डर नहीं दे सकता। और वो नागरिक वहां से बिल्कुल खाली हाथ और थोड़ा कंफ्यूज होकर अदालत से बाहर आ जाता है। देखिए, ये एक ऐसा सीन है जो लॉ के किसी भी नए स्टूडेंट या किसी भी आम नागरिक को एक बहुत गहरे असमंजस में डाल सकता है। वही तो। मतलब सोचने वाली बात है ना। संविधान निर्माता अगर किसी अधिकार को इतना अहम मानते थे कि उसे संविधान के पन्नों में दर्ज किया, तो फिर उसे अदालत के जरिए लागू करवाने की ताकत उन्होंने क्यों छीन ली? अब सवाल उठता है कि ऐसा भेदभाव क्यों? और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम बात करने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में। हाँ, हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स मटेरियल है, द वेलफेयर स्टेट अ गाइड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसका विश्लेषण करके हम आज ये समझेंगे कि संविधान के पार्ट 4 यानी आर्टिकल 36 से 51 में आखिर ऐसा क्या है जो अदालत में लागू न होने के बावजूद पूरे देश की नीतियां तय करता है। लेकिन इस विस्तारित चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ना, एक छोटी सी बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, बताइए। देखिए, आज हम समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी नीतियों जैसे हेवी शब्दों पर चर्चा करेंगे। तो एक निष्पक्ष विश्लेषक के तौर पर हमारा उद्देश्य किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हम सिर्फ ये समझेंगे कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इन विचारों का क्या महत्व है। सही बात है, हम स्ट्रिक्ट लीगल एक्यूरेसी पर रहेंगे। तो चलिए सीधे उस प्रॉब्लम पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अगर हम पार्ट 3 को देखें तो उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं और पार्ट 4 में डीपीएसपी। राइट। अगर मैं इसे एक स्टूडेंट के नजरिए से देखूं तो फंडामेंटल राइट्स सरकार की ताकत पर लगाम कसते हैं। वो कहते हैं कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा या किसी की आजादी नहीं छीनेगा। बेसिकली ये नेगेटिव ऑब्लिगेशंस हैं। सही पकड़ा आपने। वो स्टेट को कुछ करने से रोकते हैं। लेकिन डीपीएसपी की भाषा तो बिल्कुल अलग है। ये स्टेट को आदेश देते हैं कि उसे पब्लिक के लिए क्या-क्या पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए। अब मेरी उलझन ये है कि अगर अदालत इन्हें लागू ही नहीं करवा सकती, तो क्या ये सिर्फ नेताओं के न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन? हाँ, मतलब जो वादे किए तो बहुत जोश में जाते हैं, लेकिन टूट जाने पर किसी को कोई सजा नहीं मिलती। ये बहुत ही नेचुरल कंपैरिजन है, लेकिन लीगल एंगल से देखूं तो ये सच नहीं है। सोर्स मटेरियल में आर्टिकल 37 का एक बहुत क्लियर एनालिसिस दिया गया है जो इस पूरी गुत्थी को सुलझाता है। अच्छा, आर्टिकल 37 क्या कहता है? उसमें दो बहुत ही विरोधाभासी लेकिन अहम बातें लिखी हैं। पहली लाइन कहती है कि ये सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, यानी टेक्निकली ये नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन ठीक अगली ही लाइन कहती है कि इसके बावजूद ये सिद्धांत देश के शासन के लिए यानी गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना स्टेट का ड्यूटी होगा। वेट, एक सेकंड, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अदालत सजा नहीं देगी, लेकिन सरकार की अंतरात्मा और उसके लॉ मेकिंग का कंपास यही सिद्धांत होंगे। एग्जैक्टली, यही संविधान की खूबसूरती है। तो सिंपल बोलूं तो क्या हम इसे एक गाड़ी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? गाड़ी का एग्जाम्पल बताइए जरा। हाँ, मान लीजिए हमारा लोकतंत्र या डेमोक्रेसी एक गाड़ी है, तो फंडामेंटल राइट्स उस गाड़ी के ब्रेक्स की तरह है। अगर सरकार तानाशाह बनने लगे या लोगों के अधिकार कुचलने लगे, तो ये ब्रेक्स उसे रोक देते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। वहीं दूसरी तरफ डीपीएसपी उस गाड़ी का एक्सेलरेटर है। अगर देश को आगे बढ़ाना है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, गरीबी मिटानी है, तो सरकार को डीपीएसपी का एक्सेलरेटर दबाना ही होगा। क्या बात है। एक गाड़ी बिना ब्रेक के बहुत डेंजरस हो सकती है और बिना एक्सेलरेटर के वो अपनी जगह से हिलेगी ही नहीं। दोनों का एक साथ होना जरूरी है।
वही तो। और जो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखने का एक आसान विजुअल रिकॉल ट्रिक हो सकता है। वो क्या है? आप अपने दिमाग में एक ढाल यानी शील्ड और एक नक्शे की इमेज बनाएं। फंडामेंटल राइट्स एक व्यक्ति को स्टेट से बचाने वाली शील्ड है और डीपीएसपी राज्य के फ्यूचर गोल्स का मैप है। शील्ड और मैप, ये तो बहुत ही शानदार तरीका है इसे मेमोरी में लॉक करने का। अब इस नक्शे की बनावट पर आते हैं। हमें पता है कि ये आइडिया 1937 के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान में आया। बिल्कुल आया। लेकिन 1947 का इंडिया तो बहुत ही डाइवर्स और आइडियोलॉजिकली बटा हुआ देश था। कुछ लोग रशिया जैसी सोशलिस्ट व्यवस्था चाहते थे, कुछ महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना पूरा करना चाहते थे, और कुछ लोग वेस्टर्न कंट्रीज जैसी मॉडर्न पॉलिसीज चाहते थे। सही कह रहे हैं आप। तो फिर संविधान निर्माताओं ने इस वैचारिक टकराव को कैसे हैंडल किया? उन्होंने आखिर कौन सा रास्ता चुना? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि उन्होंने किसी एक रास्ते को नहीं चुना, उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल तैयार किया। हाइब्रिड मॉडल मतलब सब कुछ मिक्स कर दिया? एक्चुअली संविधान के अंदर ऑफिशियली डीपीएसपी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन एग्जाम के नजरिए से और इनके कंटेंट को समझने के लिए हम इन्हें 3 अलग-अलग कैटेगरीज में बांट कर देखते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी कौन सी है? सबसे पहले आते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स यानी समाजवादी सिद्धांत। इनका सीधा सा टारगेट था इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस सेटअप करना। तो क्या इसका मतलब ये है कि देश की वेल्थ सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ना रहे और मजदूरों को उनके राइट्स मिले? बिल्कुल। इसके अंदर मेनली आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 और 47 आते हैं। कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिए जो डेली लाइफ से जुड़ा हो। देखिए, आर्टिकल 39D क्लियरली कहता है कि मेन और विमेन दोनों को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए, मतलब समान काम के लिए समान वेतन। ओ वाह, ये तो बहुत पहले ही सोच लिया गया था। सही बात है। और इसी तरह 42nd अमेंडमेंट से एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 39A, जो कहता है कि गरीबों को फ्री लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। अच्छा, इसका लॉजिक तो बहुत साफ लग रहा है। अगर किसी के पास लॉयर की फीस देने के पैसे ही नहीं है तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स में लिखी इक्वालिटी का तो कोई फायदा ही नहीं रहा ना। वही तो, इसलिए डीपीएसपी जरूरी है। ठीक है, तो ये बात तो समझ आती है कि देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए सोशलिस्ट आइडियाज जरूरी थे। और जो स्टूडेंट्स संविधान के इन डीप कॉन्सेप्ट्स को समझकर अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए, इन मॉडर्न सोशलिस्ट विचारों के ठीक बगल में गांधीयन प्रिंसिपल्स को कैसी जगह मिल गई? उनका फोकस तो बिल्कुल ही अलग था ना। यही तो ड्राफ्टिंग कमेटी की दूरदर्शिता थी। गांधीयन प्रिंसिपल्स हमारे देश की मिट्टी से जुड़े थे। इस कैटेगरी में आर्टिकल 40, 43, 46, 47 और 48 आते हैं। गांधी जी तो गांव पर बहुत फोकस करते थे, राइट? जी, सही कहा। उनका मानना था कि असली भारत गांव में बसता है। इसीलिए आर्टिकल 40 में विलेज पंचायतों के गठन की बात कही गई ताकि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। अच्छा, और उनके कॉटेज इंडस्ट्रीज वाले आइडिया का क्या हुआ? वो भी है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना और आर्टिकल 47 के अंडर अल्कोहल और ड्रग्स पर रोक लगाना। ये सब गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए थे। लेकिन एक सेकंड रुक, यहाँ ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है मुझे। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? देखिए, एक तरफ आप आर्टिकल 47 में स्टेट को शराब बंदी जैसे ट्रेडिशनल रूल्स बनाने का डायरेक्शन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आपकी तीसरी कैटेगरी है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, वो बिल्कुल मॉडर्न और साइंटिफिक सोच पर बेस्ड है। हाँ, लिबरल कैटेगरी में आर्टिकल 44, 45, 48A वगैरह आते हैं। वही ना, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की बात करता है। आर्टिकल 48A एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि यूसीसी और शराबबंदी जैसी इतनी अलग आइडियोलॉजीज को एक ही टोकरी में क्यों रखा गया? ये आपस में क्लैश नहीं करेंगे? ये एक्चुअली बहुत लॉजिकल डाउट है। अगर हम इसे ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, तो संविधान निर्माता बहुत प्रैक्टिकल थे। 1950 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास ना तो इतना बजट था और ना ही ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था कि हम रातों रात पूरे देश में एक मॉडर्न कानून लागू कर दें या सबको नौकरी दे दें। रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। एग्जैक्टली। इसलिए उन्होंने एक तरह का आइडियोलॉजिकल बफे तैयार किया। आइडियोलॉजिकल बफे, ये अच्छा टर्म है। हाँ, उनका सोचना था कि जैसे जैसे देश इकोनॉमिकली और सोशली मैच्योर होगा, आने वाली सरकारें अपनी कैपेसिटी और टाइम की डिमांड के हिसाब से इन सिद्धांतों को पिक करके लागू कर सकेंगे। मैं समझ गई, यानी उन्होंने फ्यूचर की गवर्नमेंट्स के लिए एक मेन्यू कार्ड छोड़ दिया। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती है।
जब सरकार ने इस मेन्यू कार्ड से कोई पॉलिसी उठाई और उसे कानून बनाया, तब क्या हुआ? अक्सर वो कानून फंडामेंटल राइट से टकरा गया। हमने अभी डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट ब्रेक है और डीपीएसपी एक्सेलरेटर। सही। तो क्या होगा अगर सरकार एक्सेलरेटर दबा दे जबकि हैंड ब्रेक पहले से लगा हुआ हो? जब अदालत में इन दोनों के बीच ये महासंग्राम हुआ तो जीत आखिर किसकी हुई? देखिए, कोर्ट ने यहाँ शुरुआत में थोड़ी अनएक्सपेक्टेड अप्रोच ली। यहाँ से इंडिया का लीगल हिस्ट्री एक बहुत ही थ्रिलिंग टर्न लेता है और एग्जाम लिखने वालों के लिए ये केसेस बहुत अहम है। जब भी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का क्लैश एग्जाम में आए तो आपको केसेस की एक प्रॉपर टाइमलाइन देनी होती है। तो इस क्लैश का पहला बड़ा चैप्टर कब लिखा गया? पहला चैप्टर लिखा गया 1951 में स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराईराजन केस में। आहो, 1951, संविधान लागू होने के अगले ही साल। इस केस में क्या इशू था? देखिए, अगर हम संविधान की वर्डिंग को बिल्कुल स्ट्रिक्टली पढ़ें तो फंडामेंटल राइट्स अदालत से लागू हो सकते हैं, डीपीएसपी नहीं। तो मैथमेटिकल लॉजिक क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर हैं। हाँ, कोर्ट का भी यही सोचना था क्या? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली लीगल इंटरप्रिटेशन अपनाया। इस केस में मद्रास स्टेट ने डीपीएसपी, स्पेसिफिकली आर्टिकल 46 का यूज करके मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रिजर्वेशन दिया था। अच्छा, वीकर सेक्शंस के लिए। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के अंडर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। कोर्ट का क्लियर लॉजिक था कि फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है और डीपीएसपी को उनके सब्सिडियरी यानी सहायक के रूप में काम करना पड़ेगा। बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार किसी भी वेलफेयर पॉलिसी को लागू ही नहीं कर सकती थी। कोई ना कोई आकर फंडामेंटल राइट्स का बोर्ड दिखाकर अदालत से उस पर स्टे लगवा देता। तो सरकार ने इस दीवार को तोड़ा कैसे? सरकार ने वही किया जो उनके पास आखिरी रास्ता था, संविधान में अमेंडमेंट। अच्छा, तो वहां से फर्स्ट अमेंडमेंट आया। एग्जैक्टली। इस फैसले के ठीक बाद फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 लाया गया ताकि स्टेट सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकें। और यह टकराव रुका नहीं, सालों तक चलता रहा। हाँ, मुझे याद है, लैंड रिफॉर्म्स के टाइम पर भी सरकार जमीन लेना चाहती थी और लोग राइट टू प्रॉपर्टी लेकर कोर्ट पहुंच जाते थे। सही पकड़ा। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर असली लीगल मैच्योरिटी आई 1973 के हिस्टोरिकल केशवानंदा भारती केस में। वेट, केशवानंदा भारती केस तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सबसे बड़ा लैंडमार्क है ना? उसमें तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी। पर डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या रोल था? कोर्ट ने अपना माइंड क्यों चेंज किया? क्योंकि कोर्ट को रियलाइज हुआ कि इन दोनों के बीच हमेशा जंग करवाना देश के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दुश्मन नहीं है, ये दोनों एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो अलग रास्ते हैं। मेक सेंस। लेकिन इस डिबेट को परमानेंटली जिस केस ने क्लोज किया वो था 1980 का मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स केस, इसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या नया बोल दिया कोर्ट ने इसमें जो पिछले 30 साल में नहीं बोला था? मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत डीप ऑब्जर्वेशन दी। कोर्ट ने होल्ड किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बैलेंस पर टिकी है। दोनों का आपस में संतुलन जरूरी है। बैलेंस क्यों जरूरी है? कोर्ट का लॉजिक सुनिए। अगर आप पब्लिक को सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम यानी फंडामेंटल राइट्स देते हैं लेकिन उन्हें भूखा मरने देते हैं तो उस फ्रीडम का क्या फायदा? वही तो, पेट भरा हो तभी तो बोलने की आजादी का मजा है। और इसका उल्टा सोचिए, अगर आप पब्लिक का पेट भरने के नाम पर उनकी बोलने की आजादी, उनका फंडामेंटल राइट छीन लेते हैं तो वो एक डिक्टेटरशिप बन जाएगी। ओह वाओ, मतलब दोनों का एक साथ एग्जिस्ट करना ही हमारे संविधान की आत्मा है। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स, आपके लिए ये एक एग्जाम लाइन है जिसे आपको अपने आंसर में जरूर लिखना है। नोट कर लीजिए। हाँ, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में एस्टैब्लिश किया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच हार्मनी और बैलेंस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का एक एसेंशियल पार्ट है। और इसी को हम लीगल टर्म्स में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन थ्योरी कहते हैं ना? सही जवाब। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग यही है कि जब अदालत कानून इंटरप्रेट करेगी तो कोशिश करेगी कि दोनों की इज्जत बनी रहे। ठीक है, ये अदालत की बातें तो बहुत शानदार हैं, लेकिन एक नॉर्मल नागरिक होने के नाते मेरे दिमाग में एक डाउट आता है। कैसा डाउट? देखिए, इन सारे थ्योरीज और कोर्ट बैटल्स के बाद भी आम आदमी सोचेगा कि क्या सच में ग्राउंड लेवल पर कुछ बदला? स्टार्टिंग में जो हमने क्रिटिसिज्म सुना था कि डीपीएसपी तो अदालत में एनफोर्सेबल नहीं है, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के खोखले वादे हैं। तो क्या सच में इन नॉन एनफोर्सेबल प्रिंसिपल्स ने सरकार को मजबूर किया कि वो रियल वर्ल्ड में स्कूल बनाएं या हॉस्पिटल्स खोलें या मजदूरों को उनके राइट्स दें, या फिर ये अभी भी सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में छापे हैं? देखिए, ये आलोचना अपनी जगह वैलिड है,
लेकिन इन्हें सिर्फ कागजी बातें कहना पूरी तरह से गलत होगा। ऐसा क्यों? पिछले 70 सालों में गवर्नमेंट्स ने अपनी पॉलिटिकल विल से और कई बार कोर्ट्स के प्रेशर में आकर इन्हीं नॉन एनफोर्सेबल डीपीएसपीज को कॉन्क्रीट लॉज और एक्चुअल राइट्स में कन्वर्ट किया है। हमारी सोर्स मटेरियल इसके कई सॉलिड एग्जांपल्स देती है। अच्छा, मैं वो एग्जाम्पल सुनना चाहती हूँ जो कॉमन मैन से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड की बात की थी। क्या वो कभी ग्राउंड रियलिटी बना? बिल्कुल बना। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 39A जोड़ा गया और फिर इसे जमीन पर उतारने के लिए पार्लियामेंट ने 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट पास किया। ओह, जिसके अंडर आजकल लोक अदालत्स लगती हैं। एग्जैक्टली। आज जो पूरे देश में लोक अदालत्स काम कर रही हैं और नालसा जैसी अथॉरिटी गरीबों को मुफ्त लॉयर दे रही है, वो उस एक डीपीएसपी का ही डायरेक्ट नतीजा है। क्या बात है। और वो जो गांधी जी वाला सपना था आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत्स वाला, उसका क्या हुआ? आर्टिकल 40 भी दर्शकों तक सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन था, लेकिन इससे असली पावर तब मिली जब 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ। उसने तो पंचायती राज को मैंडेटरी कर दिया था ना देश में। हाँ, उसे एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। आज ग्राम पंचायत सिर्फ स्टेट की मर्जी पर डिपेंड करने वाली बॉडी नहीं है। और एनवायरनमेंट की बात करें तो आर्टिकल 48A को बेस बनाकर ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जैसे स्ट्रिक्ट कानून पास हुए। सही बात है। लेकिन मेरी नज़र में अगर डीपीएसपी के फंडामेंटल राइट बनने का सबसे मैजिक जैसा कोई सफ़र रहा है तो वो एजुकेशन सेक्टर में हुआ है। मैं सोर्स मटेरियल में दिए उस हिस्टोरिकल जजमेंट की तरफ इशारा कर रही हूँ, उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। हाँ, अन्नूनी कृष्णन केस। इसने तो पूरा फ्रेमवर्क ही बदल दिया था। कोर्ट ने इसमें जो लॉजिक दिया वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स था। उस टाइम बच्चों की एजुकेशन सिर्फ आर्टिकल 45 के अंडर एक डीपीएसपी थी। सरकार की मर्जी थी कि दे या ना दे। राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इतनी क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन की। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 का जो राइट टू लाइफ है उसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना थोड़ी है। एक डिग्निटी और इज्जत के साथ जीने के लिए एजुकेशन तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए अदालत ने राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 के अंदर ही रीड इनटू कर लिया। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा एजुकेशन के बिना लाइफ मीनिंगलेस है। और इस जजमेंट के दबाव का ही असर था कि आगे चलकर सरकार को संविधान ही बदलना पड़ गया। बिल्कुल सही। इस केस ने वो प्रेशर बनाया जिसके चलते 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इसने बेसिक एजुकेशन को डीपीएसपी से निकालकर आर्टिकल 21A के रूप में एक फुल फ्लेज्ड फंडामेंटल राइट बना दिया। और फिर 2009 में RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हो गया। वही तो, जो चीज कुछ साल पहले तक सिर्फ एक मॉरल एक्सपेक्टेशन थी, वो आज एक ऐसा सॉलिड राइट है जिसके लिए अगर आपको स्कूल मना करे तो आप ठीक अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये टाइमलाइन सच में बहुत फैसिनेटिंग है। अब अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा के धागों को समेटें और वापस अपनी पहली कहानी पर चलें, वो मजदूर जो अदालत से खाली हाथ लौटा था क्योंकि उसका राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में डीपीएसपी का हिस्सा था। हाँ, आज के हमारे स्टूडेंट्स को अब ये क्लियर हो गया होगा कि उस बेचारे मजदूर को उस वक्त खाली हाथ क्यों लौटना पड़ा था। अदालत डायरेक्टली आर्टिकल 41 लागू नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या? क्योंकि आर्टिकल 41 संविधान में एक रिटन गोल था, उसने स्टेट पर लगातार एक मॉरल और पॉलिटिकल प्रेशर बनाए रखा। और इस प्रेशर का ही आउटकम था कि गवर्नमेंट ने बाद में MGNREGA यानी MNREGA जैसा लॉ पास किया जो लोगों को गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देता है। क्या शानदार कंक्लूजन निकाला है आपने। MNREGA उस आर्टिकल 41 को हकीकत में बदलने का एक लीगल टूल ही तो है। अदालतें डीपीएसपी ऑर्डर नहीं करती, पर डीपीएसपी सरकार का पथ प्रदर्शन करते हैं और फिर सरकार लॉ बनाकर उन्हें हमारे एक्चुअल और एनफोर्सेबल राइट्स में कन्वर्ट कर देती है। तो सिंपल शब्दों में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी किसी रेस में एक दूसरे से लड़ नहीं रहे, वो दोनों एक ही वेलफेयर स्टेट तक पहुंचने के दो अलग पर जरूरी रास्ते हैं। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले इस सोर्स मटेरियल की एक डिटेल ने मेरे दिमाग में एक बहुत ही नया थॉट डाल दिया है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, टेक्स्ट में साफ लिखा है कि डीपीएसपी कोई स्टैग्नेंट चीज नहीं है,
ये डायनामिक प्रिंसिपल्स हैं जो टाइम और सोसाइटी के साथ इवॉल्व होते हैं। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए वेलफेयर स्टेट का मतलब था रोटी, कपड़ा, मकान और गांव का विकास। हाँ। लेकिन आज हम एआई और डिजिटल एरा में जी रहे हैं। आज के टाइम पे डेटा प्राइवेसी सबसे बड़ा मुद्दा है। इंटरनेट के बिना एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो क्या आपको नहीं लगता कि फ्यूचर में हमारे संविधान में एक डिजिटल डीपीएसपी की नई कैटेगरी जोड़ने की जरूरत पड़ेगी? वाह, ये एंगल तो सच में बहुत आगे की सोच है ना? क्या आने वाली सरकारों के लिए ये नया डायरेक्टिव नहीं होना चाहिए कि वो देश के हर नागरिक को सिक्योर इंटरनेट, डेटा प्रोटेक्शन और एआई के जमाने में जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करें? अगर एजुकेशन अब एक राइट है और वो डिजिटल होती जा रही है, तो इंटरनेट एक्सेस देना स्टेट का अगला पॉजिटिव ऑब्लिगेशन होना ही चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये सिर्फ एक थॉट नहीं है, ये वो सवाल है जो आने वाले 50 सालों में हमारी डेमोक्रेसी का शेप डिसाइड करेगा। जैसे जैसे सोसाइटी शिफ्ट होगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं रोकते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स और लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो इन लीगल कॉन्सेप्ट्स को इतनी गहराई से समझने में इंटरेस्ट रखते हैं। अपनी तैयारी मजबूती से करते रहिए और सोसाइटी को संविधान के चश्मे से देखना शुरू कीजिए। अगर आपको हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय और उस डिजिटल डीपीएसपी वाले आइडिया पर अपना टेक जरूर शेयर करें। और ऐसे ही एग्जाम रेडी मास्टर क्लास के लिए वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।